प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों की तैयारी सही दिशा में चल रही है। इसी सद्कामना के साथ आज की बातें शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने कहा था कि अधिवक्ता बहनों को भी अलग तरीके की परिस्थितियों में और अलग तरह के हालातों में उनको अपना करियर संवारना होता है। उनके लाइफ का सबसे मेन क्राइसिस एबव 25 इन मैरिज से शुरू होता है। परिवार का दबाव, समाज की स्थिति, बदले हुए भौगोलिक वातावरण में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तय कर पाना, चाहे मेल हो या फीमेल, जो स्वावलंबी बनना चाहता है या जो अपने आत्मनिर्भरता को सिद्ध करके पुनः शादी या विवाह के लिए जाना चाहता है। ये समस्या अधिवक्ता बहनों को सर्वाधिक डिस्टर्ब क्रिएट करती है। उनका माइंड सेट सही जगह पे फोकस नहीं करने देती और काफ़ी बहनों का तो अधिवक्ता बहनों का करियर इसी ऊहापोह के चलते पूर्णतया समाप्त हो जाता है। अगर दबाव में आकर अपने मन मुताबिक इच्छा ना पाकर पिता और समाज के दबाव में आकर वो शादी को फाइनल भी कर देती हैं, विवाह में परिणय सूत्र में बंध जाती हैं, तो वहाँ ससुराल पक्ष में उनको वो भौगोलिक वातावरण अध्ययन के लिए बहुत भाग्यशाली हों तो मिल पाता है। अन्यथा उनको नव पीढ़ी के वृद्धि में और वहाँ की घर गृहस्थी में फंस जाना पड़ता है। मेरी जानकारी में ऐसी तमाम अधिवक्ता बहनें हैं। कुछ का तो आश्चर्यजनक रूप से ये लगता है कि उनको इंटरव्यू फेस करने के बावजूद बिल्कुल रत्ती भर इसका असर नहीं है कि वो इस फील्ड में नहीं आ सकी। मास्टर डिग्री है लेकिन वो अपने छोटे से परिवार में बाल बच्चे में खुश हैं। तो संतोषम परम सुखम, ये तो बात ही फिलॉसफी वाली हो गई। यहाँ तो वो बात नहीं लागू होगी। हम बात वो कर रहे हैं जिनके कसमकस से वैवाहिक संबंध या विवाह होने की परिस्थितियाँ अध्ययन में बहुत बड़े बाधा का कारण बन जाती हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपकी एज 30 के ऊपर चल रही है तो इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि सामने वाला पक्ष जिससे शादी आपकी तय होने की बातचीत चल रही है उसका ससुराल पक्ष में कैसा माइंडसेट है। ओपन माइंडसेट है। ओपन माइंडसेट कहने का मतलब पढ़ने लिखने की सुविधा है, आपकी पढ़ाई को रोका तो नहीं जाएगा। कुछ परिवारों में ये सामंती सोच अभी भी चली आ रही है कि हम अपने बड़ी बहुओं से, बेटियों से बाहर का काम नहीं करवाते, सर्विस नहीं करवाते। ऐसी मानसिकता का परिवार तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, खुले दिमाग का है, जिससे आपकी शादी हो रही है, वो भावी जो पति बनेगा आपका, उससे भी आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए। समय बदल चुका है। अब वो ज़माना नहीं रहा सन 80 वाला कि शादी करके आप चले आए और एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखे। तो ओपन नज़रिया होना चाहिए सामने वाले पक्ष का भी। ये चुनाव करते समय आप अपने माइंड में ज़रूर चीज़ें रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, शादी कैरियर को इतना इशू भी मत बनाएं। अगर ये सब चीज़ें इतना ही फैक्चुअल होती, इतना ही ट्रुथफुल होती, तो विवाहित जीवन में आकर लंबे संघर्ष के बाद पति के साथ लंबा समय बिताकर भी अधिवक्ता बहनें या कंपटीशन के अन्य क्षेत्र में तैयारी करने वाली बहनें सक्सेस ना पाती। यही हाल मेल का भी है। तो कोई चीज़ का बहुत, कहते हैं कि इतना ही खींचिए जहाँ तक वो खिंचाए। ज़्यादा खींचने का प्रयास करेंगे टूट जाएगा। तो यही मैं रिश्ता कहूँगा कि मेरी दृष्टि में इसको इशू न बनाएं। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ ये निर्णय ले पाना बहुत मुश्किल होता है, करें तो क्या करें। तो वहाँ एक चीज़ की प्रेफरेंस दें, अपने गार्जियन से, अपने नज़दीकी से
कि भाई हम करने के लिए तैयार हैं, मना स्थिति हमारी है, लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमारे कैरियर के लिए जो एटमॉस्फियर नेचुरली चाहिए वो मुहैया होगी, हमारे पढ़ाई के लिए टोका टाकी नहीं होगी इत्यादि। ऐसा संभव है वर्तमान युग में कि आपको अपने घर परिवार परिस्थिति भाई पिता चाचा के बीच से बेहतर कंडीशन आपको अपने ससुराल में मिल जाए। अनिवार्य नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, और अगर है तो उसका लाभ उठा सकते हैं। भाई हर बार आप प्रयागराज, इंदौर, रांची, पटना इन शहरों में रहते हुए हर महीने अपने सोर्सेज के लिए अपने पापा या भाई पे ही तो डिपेंड होंगे। जब आपकी खुद की कोई इनकम नहीं है तो इस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। और अगर आपका हस्बैंड सक्सेस है, फुल है, अपने आत्मनिर्भरता के साथ वो किसी जॉब में है, तो आपको ये प्रेफरेंस देने में बहुत अड़चन नहीं आनी चाहिए। ये मुश्किल लड़के वाले साइड पे ज़्यादा है कि भारतीय परंपरा में ये इक्का दुक्का केस होता है कि लड़की इन जॉब में है, प्रोफेशन में है, और एक बेरोजगार लड़के के लिए प्रेफरेंस लेकर के वो पहुँचे। हमारी सोसाइटी मर्दवादी सोसाइटी है, जिसमें पुरुष सत्तात्मक समाज हमेशा पुरुष के आगे स्त्री को डाउन करके देखता है। तो उसके लिए चुनौती ये है कि अगर वो आत्मनिर्भर नहीं है यानी बेरोजगार है, तो मेल का दंश फीमेल से कई गुना अधिक बढ़ जाता है, उसको गुंजाइश नहीं होती। यहाँ गुंजाइश होती है लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो डिसीजन मेकिंग लेने के लिए खुद अपने क्लोज जिससे आपका टच है उनके माध्यम से, चाहे वो पापा हों, दादा हों, चाचा हों, भाई हों, कुछ भी जिससे आपकी क्लोज बॉन्डिंग हो, उसको मीडिएटर बनाकर अपने समस्या का सलूशन अति शीघ्र निकालना चाहिए। साल 2 साल का चक्कर नहीं। और हाँ, एक बात और फंसती है, जैसे आप इन मैरिज फाइनल हो गया, वहाँ की लाइफ में वहाँ की भी मांग होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, एकाएक आप सेट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ रहते हुए भी अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस स्तर पे कंपटीशन चल रहा है, अगर आपके शादी होने के साल 2 साल के अंदर बच्चा आता है, तो उन परिस्थितियों में भी आपको वो परिस्थितियाँ इतनी जटिल बना देती हैं कि एक तरफ केयर ऑफ बेबी और एक तरफ आपकी स्टडी, एक तरफ टेक केयर पूरा ससुराल। तो जो जिम्मेवारियां आपकी मायके पक्ष में इतनी सीमित होती हैं, वो कई दफ़े कई गुना बढ़ जाती हैं। और इन जिम्मेदारियों के बीच निर्वहन के साथ आप इस स्टडी को मेंटेन नहीं कर पाते। वहाँ भी वही तरीका है और कोई तरीका नहीं। जब आपका सर ओखल में पड़ गया तो मूसल कितना पड़ेगा इसकी जिम्मेवारी, इसका तनाव नहीं लेना। अब तो हम फैसला कर चुके, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे? अपने पति के माध्यम से, ससुर के माध्यम से, जिससे आपकी वहाँ बॉन्डिंग हो, उसकी मदद लेकर मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर परिवार संवेदनहीन है, हर परिवार क्रूर है, हर रिश्ता एकदम खोटा है, ऐसा नहीं है। जो लोग वैवाहिक जीवन में आकर सक्सेस पाते हैं, उनके पीछे उनकी अपनी लव बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग का नतीजा होता है कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, गिरते पड़ते। मैं तो ये मानता हूँ कि 35 या 35 के ऊपर कोई भी, चाहे अधिवक्ता बहन हो या सामान्य कंपटीशन की तैयारी करने वाली बहन हो, हमारा वीडियो अगर ये सुन रही है तो माइंड से, ये दिमाग से निकाल दे कि विदाउट मैरिज आपको जाना चाहिए। इसी जो मैंने बातें बताई, इसको ख्याल में रखते हुए आपको बहुत मदद करेगा। आपको एक ऐसा आकाश ज़रूर सुलभ कराएगा जो आप जहां अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 10 मिनट तक तो हमने इस मुद्दे पे बात कर ली, बहुत लंबा नहीं बोल सकते। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, इमोशन आपका। आप मेल हो या फीमेल, सोसाइटी में सबको क्राइसिस झेलनी पड़ती है। सबकी भावनाएं हैं, किसी की दबी, किसी की छुपी, किसी की अति कठोर। लेकिन जैसे मेल क्लास में अनेक प्रकार के लोगों से टक्कर होती है, कोई चालाक, कोई चुप्पा, कोई ईमानदार, कोई कुछ। यही सेम सिचुएशन फीमेल साइड में है। तो आप अगर संवेदनशील ज़्यादा हैं, भावुक हैं, और आप हर डिसीजन दिमाग से नहीं हार्ट को अलाउ कर देते हैं,
तो आप ठगे जाएंगे। आपको ये रास नहीं आएगी। ये जो कंपटीशन का सेक्टर है, दिल का सेक्टर नहीं है। कोई भी जॉब पाएंगे आप, चाहे छोटी या बड़ी, केवल दिमाग से काम करना होगा। दिल की जगह वहाँ है नहीं। इसीलिए अधिकारी बहुत रूड मिलता है। अधिकारी थोड़ा बहुत विनम्र भी मिल जाएगा, लेकिन कर्मचारी तो बिल्कुल रूड मिलेगा आपको। बिल्कुल रस नहीं होगा उसमें, बस केवल पैसे की देन लेन की बात। 2 धन 2 बराबर 4, गणित की तरह नीरस। उसमें काव्य या दर्शन की तरह रस नहीं आने वाला। कहीं भी आप डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी विभाग में आप काम करवाने जाइए, आपको सबसे बोरिंग शख्स कौन लगता है? क्लर्क। क्यों? क्योंकि वो चालाकी से ही अपनी दुनिया बना रहा है। कभी सीनियर ऑफिसर, उसके बीच में बॉन्डिंग करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। वो चतुराई और चालाकी करते 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 इस लेवल पे आ जाता है कि उसका हृदय मर जाता है। आपको इन्हीं लोगों के बीच में अपना काम करना है। ये तो है नहीं कि फूल पत्ती लगी रहेगी, पश्चिम से ठंडी ठंडी हवा, पूरब से पुरवैया बहेगी, और उसमें बगैर पब्लिक को डील किए, बगैर किसी चतुर चालाक व्यक्ति का सामना किए अपनी लाइफ, अपना करियर आप सर्वाइव करेंगे और सैलरी गवर्नमेंट देगी। ऐसा तो किसी सेक्टर में नहीं होने वाला। चाहे जिस सेक्टर में जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे आप वकील बने, डॉक्टर बने, कुछ भी, अगर गवर्नमेंट जॉब में आना है तो आपको पब्लिकली इस प्रकार के दिमागदार लोगों से जूझना पड़ेगा। और अगर आपने इमोशन नहीं छोड़ा तो आप ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। पता भी चलेगा, ये बात सत्य है कि आपके साथ परमात्मा होगा, लेकिन तात्कालिक नुकसान जो आप भोगेंगे, हर गलती से ही आप सीख पाएंगे। अगर माइंड चलाएंगे तो गलती तब भी हो सकती है। मैं नहीं कहता कि माइंड चलाने वाला हर बार सही होता है, लेकिन तब आपको उतना झटका नहीं लगेगा इस दिमाग और चालाक से, सातिरों से भरी दुनिया में, अगर आप अपने दिमाग का सही समय पर उपयोग करते हैं। एक पुराना गीत नहीं है कि हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। वो बात हर व्यक्ति पर लागू होती है। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, ये भी आपने सुनी होगी कहावत। जो पेड़ ज़्यादा सीधा होता है, जंगल में आ रहा उसी पर पहले चलता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं। आप अपने प्रतियोगिता क्षेत्र में रूम पार्टनर से लेके कंपटीशन हाल, फिर सक्सेस पाने के बाद ट्रेनिंग से लेके रिटायरी तक, आपको दिमाग वाले ही परेशान करने वाले हैं। आप क्यों नहीं समझते कि आप जिस सेक्टर में तैयारी करने जा रहे हैं जुडिशरी में, ये तो भैया दिमाग के पिंड हैं। आप बोले नहीं कि 77 तरह का सोच लेंगे, मजा लेना एक सामान्य सी बात हो जाएगी। तो यहाँ दिल नहीं, दिल अपने क्लोज रिश्तों में, या तो भगवान के सम्मुख आप प्रयोग कीजिए उसका, जो आपका ईष्ट है, या आपका बहुत क्लोज है, जैसे माँ हो सकती है, कुछ मामलों में सगी बहन हो सकती है, बहुत मुश्किल होता है। भाई भी रेयर होगा, वो तथाकथित भाई नहीं कि राखी बांध के दिखवा रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं कि हम अपने बहन को रक्षाबंधन पर 5-7 लाख रुपया नोट दिखा रहे हैं। वो भाई नहीं। मैं इनको भाई का दर्जे नहीं देता। जो भाई शादी में अपने जीजा को अंगूठी और चैन पहना करके दिखा रहा है कि हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में भाई की श्रेणी में नहीं है। वो इन तमाम पदार्थवादी तस्करों से दूर, जो अपने बहन के या भाई के मानसिक पीड़ा में साझेदार हो, दुनिया को दिखावा करके अपनी प्रतिष्ठा ना मेंटेन करे अपने बाप की तरह, कि पिताजी नहीं कर पाए, अपाहिज हो गए तो हम उखाड़ सपाड़ दे रहे हैं। मतलब हमारी संस्कृति ने ये अपना दिया है कि बहनों को अपाहिज रखना है। आत्मनिर्भरता का तो भूल कर बोध न होने पाए, नहीं तो भाग जाएगी। तो सड़ते हुए अपने समाज में जो जाति, विवाह और परिवार के तिकड़म में इस कदर फंसा है और उसमें पिस रही हैं हमारी बहनें और बेटियां, कौन है जो उनकी चिंता करता है? ऊपर कोढ़ में खाज का काराज कर शहरी कल्चर कर रहा है। उजड्ड प्रकृति की, मानसिक रूप से असंतुलित, संस्कार विहीन लड़कियां, जो थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश भी बनती है वो लीप पोत देती हैं, ख़त्म हो जाता है। कुटिल चालाकी बड़े स्तर पर हो रहा है। आप देख रहे हैं उपजिलाधिकारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कैसे ही सहजीवन साथी से धोखा कर सकता है।
वो अकेली नहीं है, उनका प्रचार हो गया तो पूरा दुनिया जान गई। हर तीसरा ऐसे है। जो मैं आपको बताऊं, यकीन करें, जो रिटायर हो गए हैं ऑफिसर्स, उम्र हो गई है, उनमें ये खतरा मंडराता रहता है कि छोड़कर चली न जाए। क्यों? दिली रिश्ता तो होता नहीं, पैसे के लेन देन का चक्कर होता है। और हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है कि जहाँ माँ बाप कह दें, चाहे अंधेरे से कह दें, चाहे काना से कह दें, ये क्या मतलब है? मैं उसकी बहुत गहराई में नहीं जाता, क्योंकि मैं उसको बदल नहीं सकता, उस पर बोलने का समय जाया करना है। बस इतना ही कहेंगे कि जैसी वह बयार पीठ तब तैसी कर लीजिए में बहादुरी नहीं है। अपना विवेक लगाइए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझिए और तब जजमेंट लीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। शादी में जाना चाहिए कि रुक जाना चाहिए, जाना चाहिए तो किस परिस्थिति में जाना चाहिए, वहाँ पहुँच गए तो मैनेज कैसे करना चाहिए, हमारे अंदर कितना इमोशन है, हमारी सहेलियाँ हमको कितना ठग लेती हैं, मूर्ख बना देती हैं, उल्लू बनाती हैं, हमारे पीठ पीछे हमारा मजाक बनाती हैं, ये पता होना चाहिए आपको। नहीं तो परमात्मा की नज़र में भले भोले हों, आपके इस भोलेपन का फ़ायदा भरपूर आपकी दुनिया में मिलेगा। आपको किसी से गिलवा सिका नहीं होगा, मोहब्बत करेगा आपसे परमात्मा, लेकिन आदमी की दुनिया में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं 5 महीने 7 महीने लगभग होने जा रहे हैं अपने इस YouTube चैनल पर छोटे से काम में परमात्मा ने जो मुझे अनुभव दिलाया है, मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी चाह कर भी आप मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मदद करना भी किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। किन्हीं परिस्थितियों में ये सिचुएशन में आके ज़िंदगी खड़ी हो जाती है, समय वक्त ऐसा आ जाता है। तो आप लोग अपनी स्टडी को मेंटेन करने के लिए इन 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पे ज़रूर काम करें। मैं तो ये कहूँगा कि शादी वाला भी पक्ष बाद का है, पहले इमोशन वाला पक्ष, कि आप हर किसी से ट्रेन में मिल गया, बस में मिल गया, पता नहीं कैसे कहाँ का व्यक्ति है या बहन है, शुरू हो गए पिटारा खोलकर। क्या फ़ायदा है उससे? इससे आत्मबली बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। संवेदनहीन होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन दिमाग चलाइए। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, हमेशा भावुक व्यक्ति हो चाहे बहन हो, ठगा जाएगा इस दिमाग भरी दुनिया में। यहाँ प्यार फ्यार नहीं होता, इसीलिए प्यार की डिफिनीसन इंडिया में बिल्कुल गलत है। प्यार की डिफिनीसन में सिर्फ एक चीज़ शामिल है। क्या शामिल है? प्यार की डिफिनीसन में सिर्फ एक चीज़ शामिल है कि जो माँ बाप या शादी अरेंज मैरिज के खिलाफ जो जाएगा वो प्यार है। उसको नाम दे रखा है कि वो प्यार से की गई शादी है, उसको दंड मिलना चाहिए। मतलब प्यार का डिफिनीसन है पूरा बदल दिया है हिंदुस्तान ने, और हमने तो कम बदला है। ये जो मोहम्मडन कम्युनिटी की कल्चर है, उसने जड़ से ख़त्म कर दिया है। अभी मैंने 4 दिन पहले 2 दिन पहले देखा कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से दिया कि इस्लाम में लिव इन में रहने की सज़ा है 5 कोड़े 10 कोड़े। बचाइए कितना पशुता से भरा समाज है। वो स्वतंत्रता क्या खाक सीखेगा? उस कम्युनिटी में स्त्रियों की स्वतंत्रता को इतना दबाया गया है कि स्त्रियां खुद पर्दे में रहने के लिए लड़ रही हैं। हमारे यहाँ भी यही है। अपनी भाभी को डाइंग डिक्लेरेशन में जला हुआ जानते हुए, जलाया हुआ जानते हुए कोई ननद, कोई बहन अपने भाई के विरोध में बयान देती है क्या? और वो बहन और भाभी है क्या? स्त्रिये तो है। आप जब मजिस्ट्रेट एपीओ बन के आएंगे तो आपके सामने डाइंग डिक्लेरेशन का केस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का आएगा। डाउरी डेथ के जितने मैटर आते हैं उसका क्रक्स पॉइंट यही होता है। ये कल्पोल कल्पना नहीं है, जलाई जाती हैं बहनें। तब यहाँ अरेंज मैरिज नहीं दिखाई देता, तब यहाँ अपराध नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। बिल्कुल अंधा हो गया है सोसाइटी। तो इन सब चीज़ों के बीच में बगैर बदले आपको मैनेज करना है और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, जिससे कैरियर पाया जा सके। तो पता नहीं कितने लोगों का गुस्सा, पता नहीं कितने लोगों का व्यंग बाण, पता नहीं लोगों का क्या क्या आप झेलेंगी। बहुत संतोष करना पड़ेगा,
तब आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो हम एक चीज़ तीन बातों में कहकर आज का वीडियो पूरा करेंगे। पहला, शादी के पक्ष में विद्वतापूर्ण और विस्तृत माइंडसेट वाले ससुराल को चुनें, और 25 के ऊपर हैं, 30 के ऊपर हैं तो कंटिन्यू करें विद मैरिज। दूसरी बात, अपने हर विकार को, हर मनोभाव को यूं ही हर किसी से प्रकट ना करें, बातों में समय जाया ना करें। इमोशनली हों लेकिन अपने लिए हों, दुनिया के लिए नहीं कि जहाँ पाया वहीं शुरू। और तीसरा कि अपना संबंध इस दिमागी दुनिया में, चाहे ससुराल में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका वर्किंग जोन हो, हर जगह मैनेज करना सीखें। इसी 3 बातों पर आज का वीडियो पूरा होता है। अगर इस पर आप गौर फरमाएंगे तो लाइफ में आगे बढ़ने में आपको हर कदम पर जो धोखा खाना पड़ता है, चीटिंग होती है, आपको रोना पड़ता है, आपको वुमेन वायलेंस का केस करना पड़ता है, इन सब चीज़ों से आप निपट पाएंगे। आखिरी सूत्र नहीं है, एक छोटा सा प्रयास है। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो मैं अधिवक्ता बहनों के नाम से ही संदेशित करूंगा, अभी थंबनेल पर भी ये इंडिकेट रहेगा। आप इसका सुने और इस प्रकार के बातों से अपने जीवन में जो भी परिवर्तन किया जा सकता है करें। कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ हम आएंगे, उसमें कुछ नई बातें होंगी मेंस प्री के संदर्भ में। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस है। मैं कल ही बोला था कि 3 तारीख को, 3 जुलाई को, आज एक बीत गई है, 2-3 गुरु पूर्णिमा के दिन संपत्ति अंतरण अधिनियम का यूपीएसजेएस का टेस्ट सीरीज है। जूनियर डिवीज़न की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। कई बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं सर क्या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कंफर्म करना चाहते हैं, तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ दोनों मीडियम में बराबर सुविधा उपलब्ध है। जिसको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है इस व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके वो जुड़ सकता है। मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए विदा दीजिए। हम सभी अधिवक्ता साथियों का और बहनों का एक बार फिर हृदय से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। चलिए सबको हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।